सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी, इसका चैप्टर 1 जो है चैप्टर 1 जिसका नाम है कोशिका, इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हम कोशिका को बताएं तो कोशिका जो है इसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। यह एक ऐसा बायोलॉजी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसको अध्ययन करने के लिए काफ़ी पार्ट में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। यह इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा, यानी कोशिका का पार्ट 1 होगा। ये जो चैप्टर है, ये जो कोशिका का चैप्टर है, वह केवल क्लास 8 से यह शुरू होता है। क्लास 8 से इसको बताने में, वैसे तो क्लास 5 से सब चीज़ों को शुरू कर दिया जाता है, लेकिन क्लास 8 से इसको काफ़ी विस्तार से पढ़ाया शुरू किया जाता है और इसे क्लास 12 से और भी आगे इसे पढ़ाया जाता ही है। दोस्तों, मैं इसको बता दें कि ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये कोशिका जो होता है इसके कई पार्ट होते हैं, इन सब का अध्ययन करने के लिए काफ़ी रोचक होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में। इससे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इस सब के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी खोज के, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में ही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इसका नाम है कोशिका। इस चैप्टर को जैसे ही खोलेंगे तो इस सबसे पहला चैप्टर है कोशिका, जिसका कारण यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्ञान यहीं पे प्राप्त करवा दी गई है। यानी कोशिका जो है जीवन की आधारभूत इकाई, यानी इसे जीवन की आधारभूत इकाई माना गया, यानी कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ये सब इस चैप्टर के नाम में ही आपकी थोड़ी सी ज्ञान दे दी गई है। तो इस यहीं से इसको थोड़ी सी ज्ञान आपको दे दी गई कि कोशिका जो है जीवन की आधारभूत इकाई है। अगर आप इस चैप्टर को खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे देखिएगा, ये जो होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोशिका जो होता है इसके बारे में हम लोग परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले उससे रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं। प्रत्येक जीवों का शरीर जो होता है कोशिका का बना होता है। यानी जो जीव होते हैं, जितने भी जीव आप देखते हैं, उनका शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है, यानी सेल का बना होता है। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं लोग, मैं आगे भी आपको बता रहा हूँ, सेल। इसे इंग्लिश में सेल कहते हैं, जिसका स्पेलिंग होगा CELL, ठीक है। तो प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वह किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है, तो सेल का बना होता है। अब देखिएगा, ये आपका फैक्ट में शामिल हो जाएगा, इसलिए इसको आप फैक्ट में डिनोट कीजिएगा। तो कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है। यानी कोशिका जो है इसको जीवन की आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना कहने का मतलब कि यह जो कोशिका जो होता है हमें संरचना प्रदान करता है और क्रियात्मक मतलब कार्य करने योग्य हमें बनाता है। इसलिए इसे इन दोनों का इकाई माना गया है कोशिका को। कोशिका जो होता है हमें संरचना प्रदान करता है और क्रियात्मक काम करने योग्य बनाता है। इसलिए कोशिका जो होता है जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई से माना गया है। अगर आप परिभाषा इसकी देनी चाहें तो इसी पर आप परिभाषा दे सकते हैं, इसी फैक्ट पर आप परिभाषा दे सकते हैं। परिभाषा क्या है वो लिखिएगा, आपको मोबाइल के स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, लिखिएगा जरा। कोशिका की परिभाषा, सजीवों के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप परिभाषा लिख लिए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो कोशिका जो होती है, हमने तो जाना कि जीवों का जो शरीर होता है वह किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। लेकिन कोशिका किसके बना होता है ये देखिएगा। तो कोशिका जीवद्रव्य से बनी एक रचना है। कोशिका किसकी बनी होती है? जीवद्रव्य की बनी होती है, जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिका किसकी बनी होती है? जीवद्रव्य से बनी होती है, तो प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
कोशिका जो बनी होती है वह जीवद्रव्य से बनी होती है, यानी प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। इस वीडियो में मतलब हम जितने भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे हम आपको चित्र के अनुसार समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में भी हम चित्र के अनुसार आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये जीवद्रव्य जो है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिका के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी हम जानना भी आवश्यक है। तो जीवद्रव्य के बारे में हम आगे जानेंगे लो, ठीक है। तो कोशिका जो होती है किसकी बनी होती है? जीवद्रव्य की बनी होती है। इसमें एक रासायनिक तत्व होता है, इनमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है? रासायनिक तत्व यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब इसमें जो रासायनिक तत्व उपस्थित होता है वह किसके रूप में उपस्थित होता है? यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। यानी जो आपका जीवद्रव्य होता है इसमें एक रासायनिक तत्व संयोजन कर यानी उपस्थित रहता है, यौगिक के रूप में उपस्थित रहता है। यानी जो आपका जो ये मान लीजिए आपका जीवद्रव्य है, इसमें कुछ रासायनिक तत्व उपस्थित रहते हैं। किसके रूप में उपस्थित रहते हैं? ये जो रासायनिक तत्व होते हैं, ये जो आपको रासायनिक तत्व होते हैं इसके अंदर ये यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। किसके रूप में? यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। यौगिक दो प्रकार की होती है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो यौगिक रूप में उपस्थित रहता है, तो यौगिक के रूप में जब उपस्थित रहता है तो कार्बनिक भी उपस्थित होगा और अकार्बनिक यौगिक भी उपस्थित होगा, तो दोनों उपस्थित होंगे। तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है, वही यहाँ पे आपको बताया गया कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक दोनों उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो कोशिका में जो यह जीवद्रव्य जो होती है एक छिद्रयुक्त चयनात्मक पराग में प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। यानी जो जीवद्रव्य है कोशिका किसकी बनी होती है? जीवद्रव्य से बनी होती है। इसके बीच में जिसमें इस जो जीवद्रव्य होती है इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो ये जो जीवद्रव्य होती है एक छिद्रयुक्त चयनात्मक पराग में प्लाज्मा से घिरी रहती है, ठीक है। एवं इसके बीच में एक केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है? इस चीज को देखिएगा। मान लीजिए आपका ये क्या है, ये मानकर चलिए आपका जीवद्रव्य है, इसके एकदम बीच में एक ठो अंडाकार गोलाकार संरचना होती है, इसे ही हम लोग केंद्रक कहते हैं। चूंकि यह एकदम बीच में स्थित रहता है इसलिए इसे केंद्रक कहते हैं। इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग आपको स्पष्ट लिख दिया गया है, जिसका स्पेलिंग हो NUCLEUS। केंद्र का स्पेलिंग हो जाएगा इंग्लिश। तो उम्मीद करता हूँ आप यह समझ होंगे। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं लोग कोशिका की विविधता। मतलब कोशिका की विविधता का मतलब देखिएगा यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है, जीवों की कोशिका के रूप, आकार और संख्या में काफी भिन्नता होगी। अगर कोशिका का रूप देखते हैं तो इसमें काफी भिन्नता होगी, आकार देखते हैं तो इसमें भी काफी भिन्नता होगी, अगर संख्या देखते हैं तो इन सभी में क्या होती है? जीवों में जो कोशिकाएं पाई जाती है इनकी सब में काफी भिन्नता होती है। अगर जीवों में कोशिका का रूप देखेंगे तो काफी भिन्नता होगी, अगर जीवों में कोशिका की आकार देखेंगे तो काफी भिन्नता होगी, अगर जीवों में कोशिका की संख्या देखेंगे तो काफी भिन्नताएं होंगी। इस चित्र में देखने का प्रयास कीजिएगा। ये चित्र में आपको सब देखिएगा, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा ये जो है आपका ये वाला जो कोशिका आपको दिख रही है, ये वाला कोशिका आपका है तांत्रिक कोशिका। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये जो आपको दिख रही है डायटम, इसका देख सकते हैं, इसका आकार देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं और इसकी संख्या। अब इसको देखेंगे तो इसका आकार और रूप देख सकते हैं। ये अस्थि कोशिका, इसका आकार और रूप देख सकते हैं। ये आपका अरेखित पेशी कोशिका, इसको भी देख सकते हैं, इसका रूप आकार इसको भी देख सकते हैं। वासा कोशिका, इसको भी देख सकते हैं। ये यकृत की कोशिका है और मेढक की लाल रक्त कोशिका और अमीबा देख सकते हैं। ये ल्यूकोसाइट्स देख सकते हैं, ये जीवाणु देख सकते हैं और ये जो है कैल्मेशियम डोन्स ये भी आप देख सकते हैं। इन सबके देखेंगे तो आकार और जो रूप होता है इनमें काफी भिन्नताएं पाई जाती है, देख सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो उतना ये जो है आपका कोई भी कह रहा है कि आप चित्र से दिखाइए, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया। अब देखिएगा इस वाले फैक्ट को आप डिनोट कर लीजिए। कोशिका अलग अलग आकार की होती है, मतलब कोशिका को हमने देखा कि वो अलग अलग आकार की होती है, मैंने आपको चित्र के जरिए समझाया। अगर यह कोशिका जो होती है कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर यानी म्यू, इसे माइक्रोमीटर जो होता है, माइक्रोमीटर जो होता है इसे इसके जरिए दर्शाया जाता है। यानी ये जो होता है पी के साइड का होता है और इसको ऐसे दर्शाया जाता है और इसे हम म्यू कहते हैं। यानी जो कोशिका की जो आकार होता है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। 0.1 माइक्रोमीटर का कोशिका होती है, ठीक है। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर को हम लोग इस संक्षेप में दर्शाते हैं, हम लोग इसे हम लोग म्यू कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मेन टॉपिक देखिएगा, जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती है। यानी जीवाणु की जो कोशिका होती है, जीवाणु में जो कोशिका पाई जाती है वह 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक की होते हैं। और अब देखिएगा यहाँ पे तांत्रिक कोशिका,
तांत्रिक कोशिका जिसे इंग्लिश में नॉर्मल सेल्स कहते हैं, इसका आकार कितना होता है, 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है और यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है जिसे हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, इसे हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। इसके चित्र के जरिए अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ हमारे कितना बड़ा कोशिका है, इसे ही हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तांत्रिक कोशिका, इसका साइज, आकार, रूप सारे आप देख सकते हैं, यही आपका है, यही आपका, यही वाला आपका है, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या कह रहे थे कि ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, एक बार और समझिएगा, हमारा जो कोशिका जो होती है, कोशिका जो होता है अलग अलग आकार की होती है। इसे तो हमने फैक्ट बताया। कोशिका जो होती है 0.1 माइक्रोमीटर, कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है कोशिका की आकार जो मान सकते हैं कि 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। अगर आप जीवाणु की कोशिका देखते हैं तो वह 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, यानी जिसे हम लोग म्यू में दर्शाते हैं लोग, म्यू ये नहीं रहेगा, 0 से 1 से 10 माइक्रोमीटर तक के जो जीवाणु की कोशिका होती है वह इतने व्यास तक के होते हैं, 0 से 1 माइक्रोमीटर तक के। अगर आप तांत्रिक कोशिका को देखेंगे, तांत्रिक कोशिका को इंग्लिश में नर्व सेल्स कहते हैं लोग, ठीक है, नर्व सेल्स। इसे हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं लोग, ठीक है, इसे हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं लोग। यह जो है लगभग 1 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। ये जो हमारा न्यूरॉन या तो तांत्रिक कोशिका है, यह 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है। यह तांत्रिक कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इसे हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब आगे देखेंगे तो ये देखिएगा, कोशिका जो होती है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कोशिका जो होती है यह 2 प्रकार की होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहला देखिएगा, पहला होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर। और बहुकोशिकीय की बात करें तो यहाँ पे बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर, ठीक है। बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर। अब समझिए, कोशिका जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर, ये 2 प्रकार की होती है। इसमें हम लोग जानेंगे यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, तो मल्टीसेलुलर किसे कहते हैं। अब देखिएगा, अब एक कोशिकीय जीव का परिभाषा लिखिएगा, यहाँ पे आपको नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो परिभाषा देखिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कुछ जीवों का जो शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिस जीव का शरीर अनेक कोशिका का बना होता है उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, अगर मैं लिखवाने की प्रयास करूँ तो एग्जाम्पल लिखिएगा, एक कोशिकीय जीव का परिभाषा। एक कोशिकीय जीव का परिभाषा आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, लिखिएगा। तो दोस्तों, वैसे जीव जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। वैसे जीव जिसमें एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। अब देखिएगा, लिखिएगा बहुकोशिकीय जीव की परिभाषा। वैसे जीव जिसमें अनेक कोशिका पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। वैसे जीव जिसमें अनेक कोशिका पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर इसे इंग्लिश में कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहे, उदाहरण लेना चाहे तो अमीबा हो सकता है, और पैरामीशिया इसका अधिक अच्छा उदाहरण है। अगर आप बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण लेना चाहें तो बहुकोशिकीय जीव में आपका मनुष्य सबसे मस्त उदाहरण है। अगर आप हाथी लेना चाहें तो ये भी बहुकोशिकीय जीव ही है। अगर आप चूहा लेना चाहें ये भी बहुकोशिकीय जीव ही है। तो ये सारे बहुकोशिकीय जीव हैं, और अमीबा और पैरामीशिया इत्यादि ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो उम्मीद करता हूँ बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय के बारे में जान गए, यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में आप जान गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आगे देखिएगा, आगे क्या करें इस चीज को देखिएगा। देखिए, कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि जो अनेक जिस जीव का शरीर अनेक कोशिका का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं।
अगर आप मान लीजिए 60 किलोग्राम का एक मानव के शरीर में इतना कोशिका पाई जाती है, कहने का मतलब इधर समझिएगा, यानी अगर आप 1 केजी के पाए जाते हैं तो 1 मल्टीपल 10 का घात 15 करते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी कोशिका होगी वो पता चल जाएगी। अगर आप 2 केजी के हैं तो 10 का घात 15, ये आपका कॉमन चीज है, 10 का घात 15। अगर आप 60 केजी हैं तो 60 का मल्टीपल 10 का घात 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी कोशिका की संख्या क्या होती है, निकल जाती है। यानी अगर मैं कहूं तो वजन मल्टीपल 10 का घात 15 करते हैं, वजन मल्टीपल 10 का घात 15 करते हैं तो आपकी जो कोशिका की संख्या होती है वो निकल जाती है। क्या होती है, वजन मल्टीपल 10 का घात 15 करेंगे तो आपकी कोशिका की जो संख्या होगी वह निकल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए, कहने का तात्पर्य यही था। ठीक है, अब देखिएगा इस चीज को फैक्ट में आप लिख सकते हैं। ये क्या है, बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिका समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यानी बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं इसमें क्या होती है, अनेक कोशिका जो होती है। जैसे कि मैंने इसके परिभाषा में ही बताया, जिस जीव का शरीर अनेक कोशिका का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में क्या होगी, अनेक कोशिका होंगी। तो अनेक कोशिकाएं जो होती है विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए यह एक जगह क्या होती है, समाहित हो जाती है और अंगों का निर्माण करती है। एक जगह समाहित होकर के अंगों का निर्माण करती है। कहने का तात्पर्य क्या है, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं इसमें अनेकों कोशिकाएं पाई जाती है। ये अनेकों कोशिकाएं जो होती है एक जगह समाहित होकर अंगों का निर्माण करती है। क्यों, क्योंकि विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए ये जो कोशिकाएं होती है एक जगह समाहित हो जाती है और अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप यह समझ होंगे, इसको फैक्ट के रूप में आप लिख लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये आपका उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ से इस फैक्ट को भी आप लिख सकते हैं, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा हुआ है। यानी बहुकोशिकीय जीव जितने भी आप देखते हैं उसका भी निर्माण एक ही कोशिका से होता है। यानी जो मनुष्य को अगर आप ले लें, मनुष्य का उदाहरण ले लें तो मनुष्य जो है पहले एक ही कोशिका का था, वही एक कोशिका से जब कोशिका विभाजन हुआ तो वह मनुष्य का निर्माण हुआ। एक ही कोशिका के कोशिका विभाजन द्वारा मनुष्य का निर्माण हो गया। यानी मनुष्य इस वक्त आपको इतना लंबा दिख रहा है, अनेकों इसमें कोशिकाएं दिख रही है। क्यों, क्योंकि मनुष्य भी एक ही कोशिका का था, जब कोशिका विभाजन हुआ तो इसमें अनेक कोशिकाएं हो गई, यानी बहुकोशिकीय जीव बन गया। तो आप कह सकते हैं कि कोई बहुकोशिकीय जीवों का जो निर्माण होता है, जो विकास होता है, वो एक ही कोशिका से कोशिका विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, आप भी जब थे एक ही कोशिका का थे, मतलब बहुत से छोटे आप भी थे। उसके बाद जब उस एक कोशिका का विभाजन हुआ, उस कोशिका का जब कोशिका विभाजन हुआ तो आप बहुकोशिकीय बने, उसके बाद आपका जन्म हुआ। ठीक है, आप भी कभी ना कभी एक कोशिका का थे, जब आपका कोशिका विभाजन हुआ तो आप बहुकोशिकीय बन गए, बहुकोशिकीय जीव बन गए। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर बढ़े। उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। आगे की ओर देखिएगा, आगे की ओर क्या है ये देखिएगा। ठीक है, आगे की ओर क्या है इस चीज को देखिएगा। यहां पे लिखिएगा कोशिका का आकार और कोशिका का आकार और आकृति उसके, चलिए मैं यहाँ पे आपको बोल कर ही समझा देता हूँ, इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये एक फैक्ट लिखिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट डिलीट हो गया है, यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखिएगा, कोशिका की आकार जो आकृति होती है, कोशिका की आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। कोशिका की आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। केवल यहाँ पे अनुरूप लिखाया है और जो होता है वो आधा उसका डिलीट हो चुका है। तो कोशिका की आकार जो होती है और जो उसकी आकृति होती है उसके कार्यों के अनुरूप होती है। मतलब जो उस कोशिका का जो आकार होता है और उसकी जो आकृति होती है किसके अनुरूप होती है, मतलब ये दोनों जो निर्धारित होता है वह कोशिका का क्या कार्य है इस पे डिपेंड करता है। तो जब वह कार्य को पता चलता है तो कोशिका की आकार और आकृति अनुरूप होती है, उसी पर डिपेंड रहती है, निर्भर रहती है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कुछ कोशिका जो होती है अपना आकार बदलती रहती है, जैसे का उदाहरण दिया हुआ है अमीबा। कुछ जो कोशिका होती है, कुछ ऐसी कोशिका होती है जिसका जो अपना आकार निरंतर बदलती रहती है। अमीबा का उदाहरण लेंगे तो अमीबा कभी इस प्रकार का होगा, यानी कभी इस प्रकार का होगा,
कभी इस प्रकार का होगा और कभी इस प्रकार का भी ये हो सकता है, ठीक है। तो अमीबा जो होता है अपना रूप निरंतर बदलते रहता है, तो उसका रूप का कोई निश्चित नहीं होता है। जब उसके पास भोजन आएगा तो वह कुछ इस प्रकार का होगा। जब वो भोजन अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, जब वह भोजन अपने अंदर ग्रहण कर लेगा तो कुछ आपको इस प्रकार का दिखेगा, मतलब इसी प्रकार का आपको नहीं दिख सकता है, किसी भी प्रकार का आपको दिख सकता है। तो मतलब वो जो इसकी आकृति जो होती है, इसका जो यह अपना आकार बदलती रहती है, मतलब यह अपना रूप और आकार क्या करता है, बदलते रहता है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारे रुधिर में मौजूद जो श्वेत रक्त कोशिका है, हमारा रुधिर, रुधिर कहने का मतलब रुधिर का अर्थ हो गया खून, हमारे खून में मौजूद श्वेत रक्त कोशिका यानी इसे इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, संक्षेप में WBC कहते हैं, जिन्हें हम लोग इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यह भी अपना रूप क्या करता है, निरंतर बदलते रहते हैं। कहने का मतलब अमीबा जो है यह भी अपना रूप निरंतर बदलते रहता है। ठीक उसी प्रकार श्वेत रक्त कोशिका WBC व्हाइट ब्लड सेल्स या हमारे रुधिर में मौजूद होता है, इसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यह भी अपना रूप क्या होता है, निरंतर बदलते रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो तांत्रिक कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबी तार की तरह होता है। तांत्रिक कोशिका जो आपको दिखता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी, ये जो आपका तांत्रिक कोशिका है, रुकिए, ये जो आपका तांत्रिक कोशिका है इसका आकार देख सकते हैं लंबा है और तार की तरह भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो तांत्रिक कोशिका का आकार जो होता है लंबा और तार की तरह दिखाई देता है, ठीक है। अब चलिए, अगर आप इस चीज को नहीं भी जानेंगे तो कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे तांत्रिक कोशिका का इसको तार के द्वारा इसको कल्पना किया गया है, यानी दिखाया गया है कि तार की तरह ताल जो आपका तांत्रिक कोशिका वह कार्य करता है। अब देखिएगा, कुछ जीवों में आकार जो होता है लगभग स्थिर रहता है। कुछ जीव जो होते हैं, कुछ ऐसे जीव जो होते हैं जिसका आकार क्या होता है, लगभग स्थिर होता है, लगभग स्थिर रहता है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं। अब आगे की ओर देखिएगा, इस चीज को देखिएगा, भिन्न भिन्न जीवों में तथा एक ही जीवों में अलग समय में शरीर में कोशिका की संख्या बदलती रहती है। कभी कभी जो अलग अलग समय पर जो कोशिका होती है अपना निरंतर उसकी संख्या क्या होती है, बढ़ती रहती है। कोशिका की संख्या बढ़ती रहती है, अलग अलग समय हो, कोई भी जीव हो, उसमें जो होता है अलग अलग समय में इस कोशिका की संख्या क्या होती है, बदलती रहती है। यानी कभी 2 थी तो 3 हो गई, ठीक है। तो ऐसे जो होती है बदलती रहती है। कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। कोशिका की जो संख्या है डिपेंड करता है, वो किस पे निर्भर करता है, जीव के शरीर के आकार कैसा, उसका आकार कैसा, वो जो कोशिका जो है, कोशिका की जो संख्या होती है वो जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि उसका आकार बड़ा है तो उसमें अधिक कोशिका होगी, वो जीव का आकार छोटा है तो उसमें कम कोशिका होगी। तो आकार पर निर्भर करता है कि उसका आकार कैसा है। अगर आप मान लीजिए हाथी का उदाहरण लेते हैं, रुक जाइए, अगर आप हाथी का उदाहरण लेते हैं और नीचे मैंने लिख दिया चूहा का उदाहरण लेते हैं, तो हाथी देखेंगे तो इसका आकार बड़ा होता है और चूहा का आकार जो होता है छोटा होता है। तो हाथी के बावजूद चूहे में कम कोशिका होगी। तो यह देख सकते हैं कि ये इसका आकार बड़ा था तो इसमें अधिक कोशिका थी और ये आकार छोटा था तो इसमें कम कोशिका थी। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तहत भी समझाया गया कि उदाहरण के लिए चूहे और के शरीर और संख्या हाथी के शरीर में मौजूद संख्या की बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो इस समझ सकते हैं कि कोशिका की जो संख्या होती है जीवों के आकार पर निर्भर करती है कि उसका आकार कैसा है, बड़ा है या छोटा है, पतला है या मोटा है। तो इस पे डिपेंड करता है कोशिका की संख्या। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे की ओर देखिएगा जीवन व्यवस्था के स्तर क्या है दोस्तों, जीवन व्यवस्था के स्तर। प्रत्येक जीवों के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। इसको इस फैक्ट है आप लिख सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको आप लिख सकते हैं। बहुत ही कम लोग ही जानते हैं कि कोशिका जो होती है इसमें कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। इतना अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। तो कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता नहीं, कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर की जो कोशिका होती है इसमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिका आपस में समूह बनाकर ऊतक का निर्माण करती है। ध्यान दीजिए, समझिएगा मेरे बात को। यानी ये जो कोशिका होती है इसमें कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब कह सकते हैं कि कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, कुछ न कुछ क्षमता होती है प्रत्येक कोशिका के बीच। तो ये बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे मनुष्य, हाथी, ये सब में ये जो कोशिकाएं होती है आपस में एक जगह समूह बना लेती है और एक ऊतक का निर्माण कर लेती है। समूह बनाकर किसका निर्माण कर लेती है, ऊतक का निर्माण कर लेती है। ऊतक को इंग्लिश में हम लोग टिश्यू कहते हैं, जिसका स्पेलिंग हो जाएगा TISSUE, ठीक है। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू
टिश्यू कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। अगर आप ऊतक की परिभाषा देना चाहें, इसके तहत भी आप ऊतक की परिभाषा निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट परिभाषा भी लिख दिया गया है। एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक की परिभाषा यहाँ पे लिख दिया गया है, आप नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कहने का मतलब जिसकी रचना एक सी और एक ही सा कार्य करे, तो ऐसे जो कोशिका का समूह होता है इसे ऊतक कहते हैं, इंग्लिश में इसे टिश्यू कहते हैं लोग, ठीक है, इंग्लिश में इसे टिश्यू कहते हैं। समझ गए मेरी बात को, एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब देखिए अब इस चीज को समझिएगा। कोशिका जो होती है, इसमें कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं जो होती है आपस में एक समूह बना करके अंग का निर्माण ऊतक का निर्माण कर देती है। ये कोशिका आपस में एक समूह बना करके ऊतक का निर्माण कर देती है। यही ऊतक जब फिर से एक समूह बनाता है तो अंग का निर्माण करता है, ऑर्गेन का निर्माण करता है। इस चीज को यहाँ पे बताया भी गया है, मैं आपको बता भी रहा हूँ। देखिए, उत्कृष्ट के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिनका विशेष संरचना में संगठन होता है, अंग कहलाते हैं, ऑर्गेन कहलाते हैं, ठीक है। ऊतक के वह समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। ऊतक के जो समूह होते हैं, मतलब जो एक ऊतक का जो समूह होता है वह किसी कार्य को जब वह संपन्न कर लेता है तो इसे अंग कहते हैं। जो संपन्न करते हैं, ऊतक के जो समूह होते हैं जो किसी कार्य को संपन्न करते हैं, इसे ही हम लोग अंग कहते हैं। हमारा हाथ देखेंगे तो ये किसी न किसी कार्य को संपन्न करते हैं, तो यह हमारे शरीर का अंग है। तो जिनका विशेष संरचनात्मक संगठन होता है यही अंग कहलाते हैं, कि ऑर्गेन कहलाते हैं। समझ गए मेरी बात को। यानी ऊतक का वह समूह, मतलब हमारा हाथ जो है यह एक प्रकार का अंग है, यह ऊतक का एक समूह है और यह क्या करता है, विशेष कार्य को संपन्न करता है, इसलिए यह अंग कहलाता है। ऊतकों के समूह से बना है हमारा, तो ऊतकों के समूह से अंग का निर्माण होता है, ठीक है। अगर आप इन सब का ज्ञान भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको एक उदाहरण के तहत समझाया गया है, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को। लेकिन आप सभी अंगतंत्र मिलकर जीव या विशिष्ट का निर्माण करते हैं, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमने क्या जाना कि ऊतक किसे कहते हैं, एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। देखिएगा, कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है और ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करती है। इस चीज को आपको याद में रखना है, इसलिए आपको कोई नहीं बताता है। अब आगे की ओर हम अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं लोग कोशिका की खोज, यानी कोशिका की खोज मतलब हमने कोशिका के बारे में तो बात की, कोशिका की खोज कैसे हुई यह हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोशिका की खोज की अगर हम बात करें तो कोशिका का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हुआ। मतलब कोशिका का जो ज्ञान जो वास्तविक, मतलब जो इस वक्त हम जो कोशिका का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यह माइक्रोस्कोप की जब खोज हुआ उसी के बाद यह ज्ञान प्राप्त हो सका। इसी के माइक्रोस्कोप की खोज से ही हम कोशिका का ज्ञान इस वक्त प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। ध्यान दीजिए, जो 1665 में रॉबर्ट हुक कौन थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक, इन्होंने अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इन्होंने माइक्रोस्कोप का खोज किया। जब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझिए, 1665 के पहले माइक्रोस्कोप की खोज हो चुका था। जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तो माइक्रोस्कोप की सहायता से जो वैज्ञानिक थे वह अलग दुनिया देखने लगे थे। माइक्रोस्कोप क्या है, किसी भी छोटे जीव को बड़ा करके देखना, तो वह किसी छोटे छोटे जीव का देश देखने लगे थे, अलग दुनिया देखने लगे छोटे छोटे जीव का। जब यह छोटे छोटे जीव का जब यह ज्ञान, ऐसे ही थे रॉबर्ट हुक, यह अभी देख रहे थे माइक्रोस्कोप से पेड़ के छाल की देख रहे थे। पेड़ के छाल पर जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पाया कि अनेक छोटी छोटी कोठरियां होती है। ये देखिएगा, इस पिक्चर के तरफ देखिए, इसमें देखेंगे यही उन्होंने देखा। इसमें देखेंगे तो अनेक छोटी छोटी कोठरियां, ये जो आपको मैं बिंदु टाइप का कर रहा हूँ, ये कोठरियां देखिए। इसको सर्वप्रथम तो इन्होंने देखा तो इसका नाम दिया कार्क, इसे कार्क नाम दिया। और इसमें जो कोठरियां आपको दिखाई दे रही है, ये जो कोठरियां आपको दिखाई दे रही है, इसको नाम दिया उन्होंने सेल, यानी कोशिका, इसी को नाम दे दिया, ठीक है।
तो ऐसे आपका कोशिका का निर्माण हुआ। जब आपको सूक्ष्मदर्शी का जब निर्माण हुआ तब उनको सूक्ष्मदर्शी से लोग अलग दुनिया देखने लगे। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में एक पेड़ की छाल को देख रहे थे। उसमें देखा कि अनेक छोटी छोटी कोठरियां हैं। उस कोठरिया को उन्होंने उस पूरे चित्र को उन्होंने सॉरी कार्क नाम दिया। उस कार्क में जो कोठरिया थी उसे सेल नाम दे दिया। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो इस चीज को डिनोट कर लीजिएगा। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है, इस चीज को याद कीजिए। इन्होंने ही सेल का नाम दिया, नामांकन किया, कोशिका का नामांकन किया। ये भी आप लिख लीजिएगा। अब देखिएगा आगे, ये भी फैक्ट है। ल्यूएन होएक जो थे नामक एक डच वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? डच के वैज्ञानिक थे ल्यूएन होएक द्वारा माइक्रोस्कोप की लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा। ल्यूएन होएक जो थे यह एक डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप यानी लेंस की सहायता से व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन को आगे भी बढ़ाया। मतलब इन रॉबर्ट हुक के बाद ल्यूएन होएक जो थे, इन्होंने कोशिका के जो संशोधित होने के पश्चात इन्होंने कोशिका का जो अध्ययन था आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम 1674 में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप से में स्वतंत्र कोशिका जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा। 1665 में जीवाणु और प्रोटोजोआ का किसने देखा? ल्यूएन होएक ने 1674 में जीवाणु को देखा और प्रोटोजोआ को देखा। यह सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु और प्रोटोजोआ को देखा। ठीक है, ल्यूएन होएक थे। अब आगे की ओर देखिएगा तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है। इसे ब्राउन ने केंद्रक नाम दिया। आगे मैंने बताया था कि कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है। आगे मैंने बताया इस केंद्रक के बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे लोग। तो इस चीज को नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बोल दे रहा हूँ। लिखिएगा 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इसे इन्होंने केंद्रक नाम दिया, फिर जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तो इस चीज को आप नोट कर लेना। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अब इस फैक्ट को भी आपको लिख लेना है। पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा या जीवद्रव्य का नाम दिया। प्रोटोप्लाज्मा और जीवद्रव्य के बारे में मैंने आगे आपको बात किया था। प्रोटोप्लाज्म यानी जो कोशिका जिसका बना होता है उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य कहते हैं। तो इसको किसने बताया? पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया। ठीक है, तो यह पुरकिंजे ने 1839 में, नोट कीजिएगा, 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य की खोज की। ठीक है, अब इस चीज को देखिएगा। 1831 में एक और जाइए 1831 में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। अब इस चीज को नोट कीजिएगा, इस फैक्ट को नोट कीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। 1831 में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर किसका बना होता है? सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। तो छोटे छोटे कोशिका का बना होता है किसका? पादपों का शरीर। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखिएगा 1839 में प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। 1838 में एक वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का तो बना होता है, लेकिन 1839 में जो स्वान थे इन्होंने भी बताया कि जंतु का जो शरीर होता है वह भी सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया। इन दोनों के बाद एक जर्मन वैज्ञानिक, दो जर्मन वैज्ञानिक थे, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। मतलब इन दोनों के ये जो थे, इस ध्यान दीजिएगा, फिर ये दोनों जर्मन के अपने अध्ययन के आधार पर एक मत प्रतिदिन किया। फिर इन दोनों ने एक मत प्रतिदिन किया और इसे क्या नाम दे दिया? कोशिका सिद्धांत नाम दे दिया। कोशिका सिद्धांत, ठीक है, कोशिका सिद्धांत नाम दे दिया, नहीं जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं लोग। ठीक है,
अब देखिएगा कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बात व्यक्त की कि कोशिका शरीर का संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, इस सिद्धांत में, यह कोशिका सिद्धांत है, इन दोनों यह दोनों मिलकर के क्या नाम दे दिया, कोशिका सिद्धांत नाम दे दिया। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बताया कि कोशिका का जो शरीर होता है, कोशिका जो शरीर होता है वह संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शरीर का संरचनात्मक इकाई मतलब कोशिका ही जो है शरीर का संरचना प्रदान करता है, कोशिकाएं। ठीक है, तो इस सिद्धांत में उन्होंने यह कहा। इसके बाद 1855 में बिरचो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। यानी 1855 में फिर एक वैज्ञानिक है, इन्होंने यह कहा कि कोशिका का जो निर्माण होता है पहले से जो मौजूद जो कोशिका होता है, यह पहले से मौजूद कोशिका से जो होता है। जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसका विकास एक ही कोशिका से होता है। ठीक वही इन्होंने भी कहा कि 1855 में बिरसो ने एक बताया कि कोशिका का जो निर्माण होता है पहले से मौजूद ही कोशिका से ही होता है। अब देखिएगा मैक्स सुल्ज ने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्मा का एक पिंड है। मतलब जो मैक्स सुल्ज थे इन्होंने बताया कि कब बताया, 1861 में बताया कि प्रोटोप्लाज्मा जो है कोशिका का एक पिंड है, मतलब एक भाग है जिसमें एक केंद्रक होता है। और इस प्रोटोप्लाज्मा में क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं। और ये जो कहे इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं। ये जो कथन कहे प्रोटोप्लाज्म एक पिंड है और यह इसके बीच में एक केंद्रक होता है, इसी कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं। ठीक है, यानी प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहते हैं लोग। इसके बाद 1884 में, ये जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद 1884 में स्ट्रासबर्गर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 1884 में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगति से भाग लेता है। यानी केंद्रक जो होता है किसमें, पैतृक लक्षणों में भाग लेता है। कौन, केंद्रक वंशगति में भाग लेता है, वंश की वृद्धि में क्या केंद्रक क्या होता है, भाग लेता है। किसने कहा, स्ट्रासबर्गर ने कहा 1884 में। इसको भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप तथा रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिका का अध्ययन जारी रहा। इसके बाद भी कब, 1884 के बाद भी अच्छे माइक्रोस्कोप तथा रासायनिक पदार्थों की मदद से कोशिका का अध्ययन आगे भी जारी रहा। मतलब आगे भी पढ़ना प्रारंभ किए, इसके बारे में जानना प्रारंभ किए। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। कब हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार, 1931 में। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार 1931 में हुई। किसने किया, एम नाल एवं ई रस्का ने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, कब की थी, पहले 1931 में। किसने, एम नाल एवं ई रस्का ने किए थे। ये दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे 1931 में, जिसकी सहायता से कोशिका एवं कोशिकांगों का रचना का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ा। अब जब यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज हो गई तो इसके बाद इसकी ही सहायता से कोशिका और कोशिकांगों का अध्ययन क्या हुआ, ज्ञान धीरे धीरे आगे भी बढ़ने लगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे कोशिका और कोशिका की खोज कैसे हुई, इनके प्रत्येक भागों को भी खोज के बारे में हमने, इनके प्रत्येक भागों को भी खोज कैसे यह भी हमने जाना। इसके साथ साथ उत्तर इन सबके बारे में जाना। अब जानते हैं लोग आगे के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, लोग आगे का वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है। आगे का वीडियो में अगर बात करूं तो वह वीडियो जो होगा पार्ट 2 होगा। वह वीडियो का होगा पार्ट 2 होगा। इसको अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे, कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। अगर मैं ले लूँ तो कोशिका द्रव्य के बारे में भी इस वीडियो में बात कर सकते हैं, यानी कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा के भी बारे में इसमें वीडियो में बात कर सकते हैं। और कोशिका झिल्ली के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दें, इसके बाद जो होंगे हम चित्रानुसार आपको बताएंगे, चित्रानुसार आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चित्र के अनुसार हम आपको चित्र बाय चित्र दिखा करके बताएंगे कि ये वस्तु यहाँ पे स्थित होता है, तो चित्र अनुसार हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। अब इस चीज को भी देखते हैं, हमने ये देखा, अब इस चीज को देखिएगा। ये है आपका सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी मतलब कि सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटे छोटे जीव को देखना। तो सूक्ष्मदर्शी ये जो आपका है, ये आपका नेत्र, या यहीं से आपका नेत्र लगाते हैं लोग, जो डॉक्टर होते हैं या फिर जो वैज्ञानिक होते हैं, यही है नेत्र लेंस। इसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं लोग। यह जो होता है 100 मतलब कोई वस्तु है उसको 450 गुना देख सकते हैं।
बड़ा करके देख सकते हैं। अगर कोई 100 गुना वस्तु है तो उसे हम 450 गुना बड़ा कर सकते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा इससे हम लोग कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो ये आपका है सूक्ष्मदर्शी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दर्पण होता है, ये है आपका दर्पण। यहाँ पर इसका ये है, इसका आधार होता है, ये एक संग्राही, ये इसका घूर्ण पेंच है। इससे देख सकते हैं यहाँ पे ये उसका भुजा है, ये इसका सूक्ष्म संयोजन पेंच है, ये देह नालिका है। ये देख सकते हैं नेत्रिका लेंस है, ये देख सकते हैं प्रारंभिक संयोजक पेंच है। तो इसके सारे भाग को भी आप इसमें देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के बारे में कुछ समझ गए होंगे। तो समझे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ बेल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक